पारस और उसके पिता आज रविंदर के घर उसको बधाई देने जा रहे थे। अब बधाई वाली बात भी थी। रविंदर की नई नई शादी हुई थी और किसी कारणों की वजह से पारस और उनके पिता उनकी रविंदर की शादी में जा नहीं सके। तो फिर सोचा कि भाई अब ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये हमारे स्टाफ हैं तो हम जाएंगे उनके घर, पर्सनली जाकर उनको बधाई देंगे। और इसी सोच से वो उनके घर जाते हैं, रविंदर के घर। काफ़ी अच्छा माहौल था, जैसा कि और रविंदर वैसे भी इनके सबसे अच्छे स्टाफ में से एक था। अब बधाई वगैरह देते हैं, खाना पीना वगैरह चल रहा होता है, तो रविंदर भी होता है कि भाई हमारे बॉस आ रहे हैं, उनके पिताजी भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपना घर भी दिखाना शुरू करते हैं कि ये है घर, ऐसा है, चलो अच्छा है। तो एक फॉर्मेलिटी होती है वो की जाती है, और फॉर्मेलिटी करते करते फिर वो एक कमरे में आते हैं जहाँ पर टंगी हुई थी कुछ ऐसी तस्वीरें, यानी कि मतलब उनके रविंदर के दादा की, उनके कई रिश्तेदार थे, उनकी तस्वीरें टंगी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो सबको बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पारस और उसके पिता देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पारस के पिता की नज़र एक तस्वीर पर आती है, एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर पर आती है, अचानक से उनकी टकटकी वहां पर लग जाती है। उनको ऐसा कुछ लगता है कि शायद ये फोटो कहीं देखी लगती है, शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। लेकिन अभी माहौल ऐसा था, खुशी वाला माहौल था, क्वेश्चनिंग वगैरह कोई ऐसा माहौल था नहीं, तो ये बस टकटकी लगा के देखते हैं और अपने दिमाग में उस फोटो को कैद कर लेते हैं। सारे रास्ते जाते हुए उनके मन में कुछ ऐसी चिंता थी जिसकी वजह से ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था उनकी शक्ल देखकर ही कि जैसे वो किसी बात से परेशान है। अब पारस उनसे पूछता है कि पापा बात क्या हुई है, बताओ तो सही। लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर भी पारस के 2-3 बार पूछने पर इनके पिता कहते हैं कि अरे यार, मैंने ना रविंदर के घर में एक फ़ोटो देखी है, मुझे लगता है कि ये जानी पहचानी फ़ोटो है, कहीं ना कहीं तो इसको देखा है मैंने, इस फोटो को कहीं ना कहीं देखा है मैंने। अब पारस बोलते हैं कि पापा हो सकता है कि आपकी ये कोइंसिडेंस हो, अब उनके किसी रिश्तेदार की जो फ़ोटो है उनका हमारे से क्या ताल्लुकात है, हमारे मतलब आपने कहाँ देख लिया है, हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला हो, ये भी हो सकता है। लेकिन छोड़िए, आप भी क्या कहते हैं, नहीं ऐसी ही कोई बात होती आई गई, यानी कि ठीक है देखा हो किसी को तो समझ में आती थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस फोटो का ताल्लुकात जो हमारे स्कूल में कुछ दिनों से हो रहा है उससे निश्चित तौर पर है। अब जब पारस ये बात सुनते हैं तो उनको इस बात का बिल्कुल रियलाइजेशन हो जाती है कि पिताजी ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो अभी स्कूल में चल रहा था या फिर अभी भी चल रहा है कुछ कुछ, उसकी वजह से ना सिर्फ पिताजी को परेशानी है बल्कि पारस और सारा स्टाफ सब सब परेशान तो है। ढके छुपे लफ्ज़ों में शहर में कुछ बातें भी हो रही हैं हमारे स्कूल के बारे में, इसलिए शायद ये परेशानी की वजह से ही कुछ कुछ इस तरीके का ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इनके पिता वो अब ठान चुके थे कि पता तो लगा के रहेंगे कि इन्होंने इस शख्स को कहाँ पर देखा है। क्या इसके बारे में रविंदर से कुछ पूछताछ करें? नहीं, उसको पूछताछ करेंगे, अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो हमें कोई बताएगा क्यों। खैर, अब वो रात बीतती है, ये घर आके अपने आराम से सोते हैं। अगले दिन संडे का था और स्कूल में तो छुट्टी होती है, लेकिन सुबह सुबह पारस के पिता स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शायद उनको पता लग चुका था या आभास हो चुका था कि ये जो शख्स है ये मैंने इसको कहाँ पे देखा है। अब जब ये तैयार हो रहे थे, पारस पूछते हैं कि पापा सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? तो इनके पिता कहते हैं कि कुछ ज़रूरी काम है बेटा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब ऐसा भी क्या ज़रूरी काम जो संडे वाले दिन हो? लेकिन पारस इनको ज़्यादा टोकते नहीं और कहते हैं चलो ठीक है पापा, अगर आप कहें तो मैं भी साथ में चलूँ। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। अब ये स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंच के जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर सभी अकाउंट्स का डिटेल होती है, सारे जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं स्कूल के, उसमें से ये स्टाफ का रिकॉर्ड छानना शुरू करते हैं। धीरे धीरे साल पीछे पीछे जाते जा रहे थे। धीरे धीरे ये उन सालों में जाते जा रहे थे जब पारस के पिता खुद बहुत बड़े नहीं थे, मे बी टीन एज वगैरह। फिर ये फोटोज़ देखने शुरू करते हैं। समय जैसे जैसे पीछे जाता जा रहा था वैसे वैसे ही जो रंग थे वो अब ब्लैक एंड वाइट होते जा रहे थे फोटोज़। फिर अब ये बड़े गौर से
टीचर्स की तरफ देखना शुरू करते हैं, टीचर्स की फ़ोटोज़ की तरफ देखना शुरू करते हैं। वो टीचर्स जो किसी समय में इनके स्कूल में पढ़ाते थे, काफ़ी पुराना स्कूल था इनके, दादाजी के ज़माने का स्कूल था इनके, और ये उस स्कूल को तब से रन कर रहे थे। अब देखते 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 अचानक से एक फ़ोटो पर इनकी उंगली जाकर टिकती है। बड़े गौर से इसको देखते हैं, रिमाइंड करते हैं कल वाली फ़ोटो को, हूबहू सेम फ़ोटो, रत्ती भर का भी अंतर नहीं। और ध्यान से देखने पर इनको पूरा यकीन हो जाता है कि ये शख्स और वो शख्स दोनों में किसी भी तरीके का अंतर नहीं, दोनों सेम इंसान है। लेकिन ये शख्स की फ़ोटो रविंदर के घर में क्या कर रही है? निश्चित तौर पर वो उसके रिश्तेदार हैं, लेकिन उस पर्सन का इस स्कूल से क्या लिंक है? और क्या जो ये सब कुछ घट रहा है इस स्कूल में, क्या कोई इसका लिंक है? अब जब इनके जो पिताजी हैं, पारस के पिताजी हैं, वो इस फ़ोटो के जो डिटेलिंग है, यानी कि जो वो स्कूल के टीचर रहे होंगे, उसके बारे में अब ये पूछताछ करना शुरू करते हैं। और बहुत कम लोग रह चुके थे, बच चुके थे, या कह सकते हैं कि ना के बराबर थे, जो इनके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है, वैसे वैसे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जिससे शायद कुछ बातें साफ हो रही थी कि जो भी इस स्कूल में घट रहा है उसके पीछे इसी शख्स का हाथ है। लेकिन ये शख्स अब तो इस दुनिया में निश्चित तौर पर नहीं रहा, तो फिर कैसे हो सकता है कि इसी शख्स का हाथ है? लेकिन ऐसा भी स्कूल में हो क्या रहा था जिसकी वजह से इतना पुराना स्कूल अब डर का माहौल यहाँ पर बन चुका था? तो आइए पहले बात करते हैं कि स्कूल में क्या घटनाएं होनी शुरू हुई और उसका इस शख्स यानी कि रविंदर के रिश्तेदार से क्या संबंध हो सकता है। पारस, जो अभी कुछ ही समय पहले अपने स्कूल का प्रिंसिपल बना है, ये उनका पुश्तैनी स्कूल कहा जा सकता है, काफ़ी अच्छा से रन कर रहा है। होशियारपुर के आसपास के इलाके का एक स्कूल है, वो एक होशियारपुर में एक शहर है, अब मैं नाम उसका नहीं लूँगा, वहाँ का एक बड़ा पुराना स्कूल है। जैसे मैंने कहा कि पारस के पिता के दादाजी के समय का स्कूल है। माइट भी पॉसिबल कि आज़ादी के आसपास क्या है, उससे भी पहले का ये स्कूल होगा। लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या काफ़ी, और जो शिक्षक हैं वो भी बिल्कुल ए ग्रेड। अब ये स्कूल बाकी स्कूल की तरह बिल्कुल नॉर्मल स्कूल, सुबह खुलता है, शिक्षा दी जाती है, खेल कूद होती है, छुट्टी होती है, बाद में स्टाफ जाता है, सारी क्लीयरेंस देखी जाती है कि कोई रह तो नहीं गया, और उसके बाद स्कूल बंद किया जाता है और बाद में अगले दिन की तैयारी। लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे थे स्कूल में जिसकी वजह से इस स्कूल में डर का माहौल बन चुका था। स्टार्ट होता है एक ऐसे फिनोमिना से जिसको देखकर ना ही सिर्फ बच्चे डर जाते हैं, बल्कि बड़े भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, क्या ये सच में हो सकता है या फिर इनका वहम है। लेकिन अगर कोई एक इस बारे में बात करे तो जाने सभी लोगों का वहम कैसे हो सकता है। अब हुआ क्या? तकरीबन दोपहर का समय था, स्कूल में छुट्टी होती है, सभी बच्चे जाने के लिए तैयार होते हैं, टीचर्स भी सभी सुपरवाइज कर रहे थे कि आराम से बच्चे बसेस में बैठे हैं, और जो भी अपने व्हीकल साइकिल वगैरह लेकर आए हैं वहाँ पर बैठे हैं, और सबको देख रहे थे कि ध्यान से जाएं। हवा का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल गुम था, गुम्मा छाया हुआ था, धूप तेज थी। लेकिन अचानक से एक बच्चे की नज़र ग्राउंड की तरफ जाती है, फिर दूसरे बच्चे की नज़र, फिर तीसरे बच्चे की नज़र, और धीरे धीरे सारा स्कूल इकट्ठा हो जाता है उस फिनोमिना को देखने के लिए। जैसा मैंने कहा कि हवा का नामो निशान नहीं था, लेकिन ग्राउंड में लगे हुए झूले इस तरह आगे पीछे हो रहे थे जैसे उस पर कोई बैठा हो, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने हवा की बात तो की, लेकिन तेज़ हवा होने के बावजूद भी झूले इतनी तेज़ नहीं झूलते जितने वो झूले तेज़ झूल रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कौतूहल के साथ साथ बच्चों में डर बढ़ता जा रहा था इस चीज़ को भांपते हुए। इन्होंने, जो स्कूल का स्टाफ है, डिसाइड करते हैं कि जल्दी से बच्चों को भेजो। कुछ समय तक ये झूले इस तरीके से ही आगे पीछे तेज़ तेज़ होते रहते हैं, और उसके बाद फिर अचानक से रुक जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ऐसा पहली बार हुआ था। अब लगने लगा कि शायद कुछ कुछ फिर भी ना समझ आने के बावजूद भी ये सब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि चलो हो गया होगा, आम सी बात है, कई बार अनयूजुअल कुछ हो सकता है। आज तक स्कूल का कुछ ऐसा रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन अब ये आई गई बात नहीं होने वाली थी, अब ये रोज की बात होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद ये चीज़ें देखने को मिलती। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो रात के समय में शिकायत करता कि वो रात की ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि रात के समय में उसको आवाज़ें आती हैं जैसे कोई पीट रहा है किसी बच्चे को बहुत बेरहमी से। लेकिन स्कूल तो रात के समय में खाली होता था। धीरे धीरे पता लगने लगा कि जो स्कूल है उसका बेसमेंट है, बेसमेंट में एक कमरा है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा है। एक बार सिक्योरिटी गार्ड ने वहां तक जाने की हिम्मत की और जब दीवार को कान लगाकर वहां से सुनने की कोशिश की तो वो आवाज़ें वहीं से आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से बाहर की ओर भागता है। रात के समय में पारस को फ़ोन करता है, यानी सीधा प्रिंसिपल को फ़ोन करता है कि मैं जा रहा हूँ बाबूजी, यहाँ पर तो कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, और हाँ, वो झूला भी झूल रहा है। अब ये सब जब होता है तो ये अपने पारस अपने पिताजी से बात करते हैं। पिताजी भी इनके इसी स्कूल में प्रिंसिपल थे। देन उसके बाद वो रिटायर अपनी अपनी खुद रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी, तो सारी जो भाग दौड़ है वो अपने बेटे को दे दी थी, पारस को। पारस और उनके बेटे में ये चर्चा होती है तो फिर उनके पिताजी कहते हैं कि बेसमेंट में जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसा हुआ तो नहीं था, अगर हुआ हो तो शायद मेरी खबर में ना हो, लेकिन ये क्या सिक्योरिटी गार्ड दारू दूरू तो नहीं पीता? ऐसा कैसे हो सकता है कि उस बेसमेंट में ऐसी आवाज़ें आती हों? वो तो दरवाज़ा बरसों से बंद है और आज तक वो वहाँ पर कोई गया ही नहीं। अब जब पारस उनसे ये सवाल पूछते हैं कि वो बेसमेंट दरअसल बंद क्यों है, ये तो बताइए, इस बात का जवाब इनके पिताजी के पास था नहीं। वो भी सोचने लग पड़ते हैं कि अरे हाँ, इसके बारे में तो कभी मैंने भी नहीं सोचा। हमारे पिताजी ने इसको बंद किया था, उसके बाद फिर हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। जितनी देर तक मेरा टेन्योर रहा इस स्कूल में, मैंने भी नहीं इसके बारे में सोचने की कोशिश की कि भाई क्यों बंद है, किस लिए बंद है, इसको खोलो, कोई काम में लेते हैं। हालांकि स्कूल इतना बड़ा था कि उस कमरे की, छोटे से कमरे की बेसमेंट में, मतलब वो मल्टीपल कमरे थे, उसमें एक खास कमरा बंद था और उस कमरे में क्या कभी हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अब पारस कहता है कि देखो बात ऐसी है, रात के समय में आपको पता है सिक्योरिटी तो ज़रूरी है, सामान स्कूल का पड़ा होता है, अगर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भागने लग पड़े तो हम थोड़ा करेंगे वहाँ पर रात के समय में ड्यूटी। तो ऐसा करते हैं कि आज रात को मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर समस्या क्या है। मुझे तो लगता है कि कोई उस कमरे के आसपास किसी ने कोई कुछ तोड़ ताड़ के कुछ बनाया है, यानी कि रात के समय में कोई चोर उचक्के वगैरह तो नहीं वहाँ पर रुकते। अब इनके पिताजी कहते हैं बेटा ये तेरा काम थोड़े ना है, हम कोई बात नहीं 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाते हैं, 2-4 दिन के लिए देखते हैं कि जब वो आ जाएगी चेक करना शुरू करो। लेकिन पारस कहता है वो बात तो समझ में आती है, लेकिन झूलों का क्या? ये बात इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि बिना हवा के ऐसे इतनी तेज तेज झूले क्यों झूलते हैं। खैर, अब ये सारी चीज़ें साथ के साथ चलती जा रही थी, दिन बीतते जा रहे थे। पारस ने कह तो दिया था कि वो रात के समय में उस बेसमेंट के कमरे में जाकर देखेगा, लेकिन कभी वो उसने इतना सीरियसली इसको नहीं लिया और ये सारी हरकतें चलती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ इनकी आंख तब खुलती है जब अगले साल की एडमिशन्स आती हैं और इनकी एडमिशन्स में अच्छी खासी कटौती होती है। यानी कि मान के चलिए कि कम से कम 30 से 35%। अब इतनी कटौती जब होती है तो हर कोई तिलमिला जाए, कितना एकदम से कट लग गया, पूछने की कोशिश की जाती है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो कुछ नहीं बताते, लेकिन कईयों से बात करने पर यह पता लगता है कि स्कूल में बच्चों को दिन के समय में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बच्चों को बेरहमी से पीट रहा है। और हमें भी पता है कि ये झूले जो हैं इतनी तेज़ हिल रहे हैं, बच्चे हमारे डर जाते हैं। जब इतना बड़ा नुकसान हुआ तो फिर इनकी आंखें खुलती हैं। पारस अब डिसाइड करते हैं कि आज रात को तो मैं देखूंगा जाकर कि यहाँ पर बात है क्या। खैर, अब ये रात का टाइम आता है। रात के समय में ये जाते हैं वहाँ पर, दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ था काफ़ी समय से, मतलब बंद था ताला, बिल्कुल जंग लगा था। इनको पता था कि भी ताला खुलेगा नहीं, ताले को तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये उसका सामान पहले लेकर आए थे। कुछ समय ये उस दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, लेकिन इनको किसी भी तरीके की कोई आवाज़ आती नहीं। अब फिर ये
दरवाजे को तोड़ते हैं, यानी कि ताले को तोड़ते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं, इन्हें ऐसी अजीब सी बदबू आती है, अजीब सी मनहूसियत का एहसास होता है जिसका कभी इनको ज़िंदगी में हुआ ही नहीं था। अब ये वहाँ पर कोई लाइट वगैरह का प्रबंध तो था नहीं, टॉर्च इनके हाथ में थी। अब ये टॉर्च से उसका मुआयना करना शुरू करते हैं तो इनको नज़र आता है कि वहाँ पर पुराने डेस्क पड़े हैं, बहुत पुराने ज़माने के, यानी कि आज से कई दशकों पुराने ज़माने के डेस्क पड़े हैं। अजीब से तरीके के एक मनहूसियत बनी हुई है, जाले लगे हुए हैं, नेचुरली बात है कभी ये खुला ही नहीं था। सिलन की बदबू आ रही है। एक ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ना जाने कितने दशकों पहले से कुछ लिखा हुआ है, और एक चेयर जो यकीनी तौर पर किसी टीचर की रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ये चेयर के पास जाते जा रहे थे, इनको एक चीज़ का शक पड़ता जा रहा था। वो जो चेयर थी वो गद्दे वाली चेयर थी। इनको लगता है जैसे वो गद्दा थोड़ा सा प्रेस हुआ हुआ है, जैसे अगर कोई गद्दे पर बैठेगा, उस गद्दी पर बैठेगा तो गद्दी प्रेस होगी। इनको ऐसा महसूस होता है कि गद्दी प्रेस है, लेकिन ये भी आम बात हो सकती है, अगर कोई बहुत देर तक किसी ऐसी मैट्रिसेस यानी कि गद्दे जैसी चीज़ को यूज़ करे तो वो प्रेस हो जाती है, परमानेंटली प्रेस हो जाती है। लेकिन जब वो उसके बिल्कुल पास जाते हैं, वो जो नीचे की ओर प्रेस हुई थी बिल्कुल स्पॉट हो जाती है, जैसे कोई वहाँ पर बैठा हुआ था और अचानक से उठ जाए। अभी ये प्रोसेस कर ही रहे थे, अचानक से पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आती है कि मत मारो मास्टर जी, मत मारो, आगे से नहीं करूँगा। लेकिन उस सारे स्कूल में फ़िलहाल के तौर पर पारस के अलावा कोई था ही नहीं। तो फिर एक बच्चा कहाँ से आ गया? ये अचानक से मुड़ के पीछे देखते हैं तो कोई नहीं था। लेकिन अचानक से इनको आवाज़ आती है कुर्सी के पास से, कुर्सी जैसे किसी बड़े गुस्से से किसी ने फेंकी हो। कुर्सी साइड पे गिरती है। इनको अपने बिल्कुल पास से किसी के होने का एहसास होता है कि कोई इनके बिल्कुल पास से गया है, नज़र कोई नहीं आता। और जहाँ से उस बच्चे की पहले आवाज़ आ रही होगी जो इन्होंने प्रिटेंड किया था, वहाँ से अब मार पड़ने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई छड़ियों से बच्चे को पीट रहा है और कह रहा है दोबारा करेगा क्या, ऐसा ऐसा करेगा दोबारा? और बच्चा रोए जा रहा है, नहीं मास्टर जी, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, आज छोड़ दो। ये सब कुछ इनके सामने हो रहा था लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था। अब ये आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, ये जल्दी से बिना दरवाज़ा बंद किए भागते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं। जैसे तैसे घर पहुंचते हैं हड़बड़ाते हुए और अपने पिता को सारी बात बताते हैं। फिर अब ये चीज़ तो साफ हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ बहुत खौफनाक है। स्कूल के उस बेसमेंट में जो बच्चों की शिकायत थी, जो सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत थी और जो ये झूले था, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पैरानॉर्मल है। इनके पिताजी भी काफ़ी डर जाते हैं। इनके पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या, क्या हो रहा है, ऐसा क्या उस कमरे का इतिहास है, मुझे भी नहीं पता। अगले दिन, अभी जैसे मैंने कहा कि स्कूल की एडमिशन चल रही थी तो स्कूल की क्लासेस स्टार्ट नहीं थी। अगला दिन फिर संडे का दिन था और अब किसी तांत्रिक को लेकर आया जाता है। जैसे ही तांत्रिक अंदर जाता है, कुछ वो एहसास करता है कि कुछ तो है यहाँ पर। अब कुछ देर बैठने के बाद फिर वो सोचता रहता है, आंखें घुमाता रहता है और फिर बाहर की तरफ चले जाता है। वो कहता है कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर कुछ आत्माएं हैं। मेरे हिसाब से शायद 2 आत्माएं हैं, एक किसी बड़े आदमी की, एक किसी बच्चे की। वो बड़ी देर से जागृत नहीं थी, लेकिन पिछले क्या कुछ समय में, 1 साल में, 1.5 साल में आपके स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई कुछ ऐसा कुछ खास चीज़ हुई कि जिसके बाद मुझे लगता है कि ये आत्माएं जागृत होंगी, इनको मुक्ति की तलाश है। ये अभी एक ऐसे दायरे में फंसी हुई है कि जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रही और ये उससे बाहर निकलना चाहती हैं। तो ये पारस के पिताजी कहते हैं कि ऐसा तो हमारे स्कूल में कुछ हुआ नहीं जहाँ तक हमें याद है। और रही ये आत्माओं की तृप्ति की बात, ये तो आप करिए, आप तो तांत्रिक है, ये आपका काम है। लेकिन तांत्रिक हंस के कहते हैं कि नहीं, इतने वर्षों से अगर ये आत्मा जागृत नहीं हुई और किसी खास कारण से ये आत्मा जागृत हुई है तो निश्चित तौर पर
कुछ ना कुछ ऐसा आपके स्कूल में हुआ है और मेरे करने से भी ये कुछ होगा नहीं। ये होगा उसी चीज़ से जिस चीज़ से ये आत्मा दोबारा से जागृत हुई है। अब इस चीज़ में तांत्रिक सिर्फ इतना ही बता सकते थे कि कुछ आत्माएं हैं, कुछ प्रेत हैं यहाँ पर। इसके अलावा वो कुछ बता नहीं सकते थे। उसके बाद ये चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक सवाल, एक अनसुलझा हुआ सवाल पारस और उसके पिता के लिए। अब अपने हिसाब से ये उस कमरे को खुलवाते हैं, साफ कराते हैं। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी बात थी कि जिस दिन पारस रात के समय में वो दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ गए थे, ताला तोड़ कर गए थे, अगले दिन जब ये आते हैं दरवाज़ा बिल्कुल वैसे ही बंद था। ताला तो टूटा हुआ था लेकिन दरवाज़ा वैसे ही बंद था, कुंडी भी लगी हुई थी। तो क्या ये कोई साजिश थी या फिर सच में कुछ ऐसा था? खैर, ये दरवाज़ा खुलवाते हैं, साफ़ सफाई करवाते हैं, कोई सामान बाहर नहीं निकलवाते, जैसा सामान था उसको दोबारा से वहाँ पर सेट करा के पाठ पूजा कराते हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आए दिन ये आवाज़ें आती रहती थी, दिन के समय में भी और वो झूला झूलने की भी। तो जो बच्चे रह भी गए थे उनमें भी डर बढ़ता जा रहा था और ये सब कुछ पारस और उसके पिता की आंखों के सामने हो रहा था और ये कर कुछ नहीं पा रहे थे। ना जाने कितने तांत्रिकों से, कितने भक्तों से, कितने लोगों से इन्होंने कांटेक्ट किया, सब ने देखा और तकरीबन तकरीबन सबका एक ही जवाब होता था कि ये किसी को परेशान तो नहीं कर रही, लेकिन ये खुद परेशान है और ये एक लूप है जो चल रहा है, चलते जा रहा है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जो बच्चे देख के डरते हैं उनका क्या। खैर, ऐसे ही समय चलता जा रहा था। फिर जैसा मैंने कहा कि रविंदर की शादी होती है, ये रविंदर के घर जाते हैं। रविंदर को अभी ज्वाइन किए गए कुछ ही समय हुआ था, साल के आसपास ही हुआ था, और एक साल में ही उसने अपनी काबिलियत दिखा दी थी कि वो क्या चीज़ है, जिसकी वजह से पारस और उसके पिता की वो काफ़ी गुड बुक्स में था। तो इसलिए तो वो स्पेशल पर्सनली तौर पर उसके घर गए उसको बधाई देने के लिए, और वहाँ पर उसे वो पिक्चर दिखाई दी पारस के पिता को। जब उन्होंने मैच किया तो वो हूबहू एक ऐसे शख्स से मिल रही थी जो इनके स्कूल में टीचर था। अब इनके पिता का माथा ठनकता है कि उस तांत्रिक ने कहा था कि पिछले कुछ समय में क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे ये आत्माएं जागृत हो गई हूँ। अब रविंदर के घर से इस पिक्चर का मिलना, फोटो का मिलना, हमारे स्कूल से भी इन फोटो का मिलना, यानी कि जो रविंदर का ये रिश्तेदार है कभी न कभी हमारे स्कूल में टीचर रहा था, और रविंदर जब से आया तब से ये चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो इस चीज़ का लिंक, यानी कि इस आत्मा को जागृत कराने का लिंक रविंदर से तो जरूर है। अब ये रविंदर को फ़ोन करते हैं संडे वाले दिन ही। पहले पारस से बात कर लेते हैं, उसको बुलाते हैं स्कूल में, उसको सारी बात समझाते हैं और उसको फिर कहते हैं कि भाई ये सब कुछ मैं सोच रहा हूँ। पारस को भी ये चीज़ बिल्कुल वैलिड लग रही थी। तो अब ये दोनों सलाह बना चुके थे कि रविंदर को बुलाते हैं। रविंदर को फ़ोन किया जाता है। पहले तो माफ़ी मांगी जाती है कि बेटा तेरे अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, बट कुछ बहुत ज़रूरी काम है तो तू आ सकता है। भाई ठीक है, रविंदर भी गुड बुक्स में था, काम किया था, तो ऐसा ना नहीं करता, रविंदर भी आता है। अब रविंदर जब आता है तो फिर रविंदर को वही फ़ोटो दिखाई जाती है। तो ये जब फ़ोटो देखता है रविंदर, अरे बड़े पापा, इनकी फ़ोटो यहाँ पर, ये कौन सा रजिस्टर, ये तो स्टाफ का रजिस्टर है सर। तो पारस और उनके पिता कह रहे थे कि हाँ यही तो हम सोच रहे हैं कि ये बड़े बड़े पापा मतलब आपके, तो ये कहते हैं कि ये दादाजी के बड़े भाई थे, यानी कि बड़े पापा हम कहते थे उनको। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये स्कूल में पढ़ाते थे। हमारे किसी ने भी हमारे ने कोई ऐसी बात की नहीं। तो ये कहते हैं कि यही चीज़ हमें समझ नहीं लग रही कि आपके कोई रिश्तेदार हमारे स्कूल में पढ़ाते हों, आप ही स्कूल में आए हो, तो शायद आपको पता होगा कि कभी आपके कोई पुरखे स्कूल में पढ़ाते रहे होंगे। तो कहते हैं नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता था, लेकिन हुआ क्या बताइए तो सही। फिर धीरे धीरे परतें दर परतें वो फिर चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि ये चीज़ें हो रही हैं, और जब से तुम आए हो तो ये चीज़ें हो रही हैं। पहले तो रविंदर डर जाते हैं कि भाई मेरे पर नाम तो नहीं लग रहा। वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता सर, आपको पता है। तो पारस के पिता और पारस उसको दिलाते हैं कि भाई हम तेरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं जो हमें तांत्रिक ने बताया, और तांत्रिक ने हमें ये चीज़ें बताई कि यहाँ पर कुछ ऐसी तृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं जो इस कमरे में है, बाहर नहीं जानी चाहिए बात। तो ये सब कुछ हम सोच रहे हैं, और
कहीं ना कहीं जब से तुम आए हो तब से ये हुई है। तुम एक बात करो, तो मुझे एक चीज़ का पता करा के दो कि ये तुम्हारे बड़े पापा जी अब तो नेचुरली बात तो दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या हुआ इनके साथ और क्या इनका इतिहास है। अब रविंद्र कहता है कि ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हमारे घर के कुछ बुजुर्ग लोग भी आए हैं, आपको पता है शादी वगैरह हुई थी, अभी गए हैं। इनसे काफ़ी देर से मिलना तो हो नहीं रहा था, लेकिन इसी बहाने इस बारे हमने मिल लिया, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ। अब ये धीरे धीरे फ़ोन करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिलती थी कि हाँ ऐसे थे, क्योंकि थोड़ा सा इनका ये बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में नहीं थे ना, साइड में कज़न में आ जाते थे। लेकिन एक शख्स थे, जब इनको फ़ोन किया तो फिर उन्होंने पूछा तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे सारी बात बाद में करूँगा, लेकिन आप प्लीज़ बताइए तो सही क्या हुआ। फिर वो बताते हैं कि रविंदर के बड़े पापा के साथ हुआ क्या था। वो कहते हैं कि बेटा तू तो ये होशियारपुर का जो शहर है, तब इनकी इमीडिएट फैमिली रविंदर की यहाँ पे नहीं रहती थी, ये किसी दूसरे शहर में रहती थी, था वैसे पास पे। तो जो तेरे ये बड़े पापा है ना, ये जहाँ पे तू आज जिस शहर में रह रहा है यहीं पे रहता था, और साथ के साथ ही ये स्कूल पढ़ाते थे। तो ये स्कूल का नाम लेते हैं कि ये स्कूल, कहते हैं हाँ यही स्कूल। तू कैसे जानता है, कहते हैं मैं भी तो ये स्कूल पढ़ाता हूँ। अच्छा तू ये स्कूल पढ़ाता है, ओके ओके ओके। तभी मैं सोचूं तू क्यों पूछ रहा है, क्या कुछ हुआ है क्या। कहते हैं नहीं, पहले आप बताइए तो सही क्या हुआ। फिर वो कहते हैं कि जो ये तेरे बड़े पापा है ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे बच्चों को। मतलब उस समय में बच्चों को तो वैसे ही पिटाई कर दी जाती थी, कई बार वो शरारती ना भी हों, आप समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये ना बच्चों को बहुत मारते पीटते थे, हालांकि इनके हाथ से बच्चा जो निकलता था वो तो सोना, खरा सोना बन जाता था। लेकिन अब हर एक बच्चे की तासीर नहीं होती ना, कई बच्चे बिना मार के भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये गधा घोड़ा एक समान था इनके सामने। ये उस स्कूल में कमज़ोर बच्चों के लिए एक स्पेशल क्लास लगाया करते थे, जितना हमने सुना है। उसमें ये एक कोई स्कूल का ना, ये बहुत बड़ा स्कूल था उस समय में भी, अब तो ये तुझे पता ही होगा बहुत ही बड़ा स्कूल है, तब भी ये बड़ा स्कूल था। और इसके बेसमेंट में भी कमरे थे, और बेसमेंट के कहते हैं कि किसी कमरे में वो क्लास लेते थे। जो बच्चे थे थोड़े से कमज़ोर थे, ये उनको एक्स्ट्रा शिक्षा देते थे उसके बारे में, लेकिन बच्चों का भी खेलने का मन होता, तो जो क्या होता था कई बार जो ये बच्चे थे ना, ये झूला झूलने लग पड़ते थे। फिर ये उनको कान से पकड़कर अंदर लेकर आते थे और बहुत पिटाई करते थे। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो ये बच्चों को पढ़ाते थे उनकी संख्या कम होनी शुरू होगी, क्योंकि इतनी मार कोई झेल नहीं पाता था। पेरेंट्स भी कुछ हद तक तो कहते थे कि ठीक है बच्चों को मारो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब ज़्यादा धुलाई होती थी तो बच्चे भी, मतलब पेरेंट्स भी इस चीज़ में करने लगे, हम ये एक क्लासेज नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बच्चा रह चुका था जिसके शायद पेरेंट्स भी उतने ही ढीठ थे जितना वो बच्चा, और यहाँ के ये कहें कि जितने तुम्हारे बड़े पापा भी। वो बच्चा, उसको झूला झूलने का बहुत शौक था, वो झूला झूलता, तेरे पिताजी, बड़े पापा उसको लेकर आते, मार पिटाई करते, वो मार खाता, और उसके बाद पढ़ पुढ़ के फिर वही काम चलता रहता। शायद उस बच्चे ने भी ये ठान लिया था कि मैं नहीं सुधरूंगा, और तेरे बड़े पापा ने भी ये ठान लिया था कि मैं सुधार के रहूंगा। लेकिन ये कहा जाता है कि एक दिन कुछ ज़्यादा ही मार पड़ी उस बच्चे को, और वो बच्चा मर गया। जैसे ही वो बच्चा मरता है, अब उस कमरे में क्या हुआ ये तो असम्पशन है, ये तो सोचा जा सकता है, लेकिन जब वो बच्चा मरा तो शायद तेरे बड़े पापा डर गए, वो उन्होंने भी उसी कमरे में अपनी जान दे दी। उस दिन उस कमरे से 2 लाशें निकली। शायद यही हुआ होगा, क्योंकि बच्चे पर काफ़ी घाव के निशान थे और तेरे बड़े पापा फंदा लगा चुके थे। उसके बाद फिर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, और जितना हो सके दबाया गया। तब ये कम्युनिकेशन का तो कुछ इतना ज़माना था नहीं, किसी न्यूज़पेपर में भी खबर नहीं आने दी, और यहाँ तक कि शायद किसी एफआईआर कोई इस तरीके की नहीं हुई। और तेरे बड़े पापा के परिवार को ये तो पता था कि भाई वो बहुत ज़्यादा हठी थे, वो तो मारने लगे सोचते नहीं थे, कहीं उल्टा केस और ना पड़ जाता, परिवार पर ना पड़ जाता, कोई बच्चा भी तो मरा था। वहीं दूसरी ओर बच्चे के माता पिता बहुत गरीब थे और वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे, तो स्कूल ने कॉम्पनसेशन दी उनको और उनकी बोलती बंद करा दी। ये जो सारा मामला था ये यहीं पर ठप हो गया। उसके बाद से बस जो तेरे बड़े पापा का परिवार था वो फिर कहीं और चला गया। कुछ समय बाद तुम्हारा परिवार यहाँ पर अपना बिजनेस शिफ्ट करता है,
और बस ये सारा किस्सा था। अब जब रविंदर कहता चलो ठीक है, अब रविंदर को भी समझ आ रहा था कि इतनी देर से जो आत्मा है वहाँ पर जागृत नहीं थी या किसी भी रूप में बैठी हुई थी, वो शायद इसलिए जागृत हुई है क्योंकि उसका अपना खून स्कूल में, यानी कि रविंदर खुद स्कूल में आया। और जब वो आया तो वो आत्मा जागृत होगी। किस बात के लिए? मुक्ति के लिए। उसको मुक्ति चाहिए थी, लेकिन मुक्ति तो सिर्फ एक आत्मा को नहीं चाहिए थी, मुक्ति तो चाहिए थी दोनों आत्माओं को। बच्चा भी तो मरा था, आज भी शायद आत्मा के तौर पर ही सही वो बच्चा आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है रविंदर के बड़े पापा के द्वारा। अब फिर कायबा शुरू होती है कि उस बच्चे के परिवार को भी ढूंढा जाए, उसका कोई भाई बहन रहा होगा, आगे से रिश्तेदारी चली होगी। काफ़ी समय लगा इस चीज़ को ढूंढने में क्योंकि इनके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन काफ़ी समय बाद उनको उनका भी इमीडिएट फैमिली से कुछ मिल जाता है। तो फिर सारी बात उनको बताई जाती है और उस कमरे को खुलवा कर एक जैसा भी सनातन धर्म के हिसाब से हवन यज्ञ करा के उनकी कह सकते हैं कि उस कमरे की धूल लेकर तो पहेवे में, गंगा में प्रवाहित की जाती है ताकि एक सिंबॉलिक उनकी गति कराई जा सके। अब रविंदर तो यहाँ तक ऑफर करता है कि अगर सब कुछ मेरे होने से यहाँ पर हो रहा है तो मैं ये स्कूल छोड़ देता हूँ, लेकिन इसमें रविंदर का क्या कसूर? यही तो पारस और उसके पिता की सोच थी। फिर कुछ दिन देखा जाता है, जब नया सेशन शुरू हो चुका था पहले से ही, उसके बाद फिर देखा जाता है ये हरकतें होनी बंद हो जाती है और अब ये स्कूल बिल्कुल ठीक है। रविंदर आज भी वहाँ पे काम कर रहा है, पारस वहीं पे प्रिंसिपल है। वो झूले अब दोबारा से नहीं हिलते, वो कमरे से अब कोई आवाज़ नहीं आती, वो कमरा बाकी नॉर्मल कमरों की तरह ही वर्क कर रहा है। वहाँ पर कुछ स्टोरेज का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो आत्माएं थी वहाँ पर जो अपनी मुक्ति का इंतज़ार कर रही थी, उनको मुक्ति मिल चुकी है और बस वो शायद रविंदर का इंतज़ार कर रही थी। आई होप किस्सा आपको पसंद आया हो और ये कड़ी कहाँ से कहाँ जाकर जुड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये किस्सा इसी बात की गवाही देता है। सो जैसा मैंने कहा कि आप उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही जैसा मैंने कहा कि हाइप का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वैसे वीक में 3 बार ये अलो करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने किस्से भेजें तो ये आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, यहाँ पर जाकर आप मुझे अपने किस्से भेज सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में लिख कर भेज सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं करना चाहते तो एक टाइम लेकर मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस किस्से में दम है तो मैं इसको ज़रूर नरेट करूँगा। और अगर आप बनना चाहते हैं कम्युनिटी का हिस्सा, कम्युनिटी कौन सी? व्हाट्सएप कम्युनिटी। उसमें क्या होगा, उसमें हम नॉर्मल बातें करेंगे, जैसे कमेंट्स में तो सिर्फ सवाल जवाब या थोड़ा बहुत एक सिंगल इंटरेक्शन होती है, लेकिन वहाँ पर हमारी इंटरेक्शन होती रहेगी। और साथ के साथ ही अगर आप चाहते हैं कुछ हटके वीडियोस, यानी कि कुछ और डरावनी और खूंखार और खौफनाक वीडियोस, तो मेंबरशिप जो प्लान है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले समय में मेंबरशिप की बाढ़ आएगी, क्योंकि मैंने कईयों को बताया है कि जो नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट चैनल है ये बूट कैंप का एक हिस्सा है यूट्यूब के, जहाँ पर यूट्यूब को ये लगता है कि इस चैनल में बहुत पोटेंशियल है मेंबरशिप को भी आगे बढ़ाने का और एक अच्छी ऑडियंस को जनरेट करने का। तो इसी वजह से मैं मेंबरशिप पर भी थोरोली काम कर रहा हूँ, बेहतरीन किस्से मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन करना, हालांकि ये ऑप्शनल है, तो सिर्फ मात्र 29 रुपये एक महीना, यानी कि 1 रुपये से कम एक दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर महीने में कम से कम 4 वीडियो अगस्त ऑनवर्ड से देखने को मिलेंगी। और जो पिछली वीडियोस भी हैं वो भी एक से बढ़कर एक स्टोरी है, और उसके कमेंट्स में रिव्यूज़, साथ के साथ ही काफ़ी अच्छा फीडबैक वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन्होंने दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको एंटरटेनमेंट तो मिले, लेकिन साथ के साथ मुझे भी ग्रो करने का मौका मिले। हालांकि मैं मेंबरशिप की मॉनेटरी ग्रोथ को नहीं कह रहा, मैं एक सिंबॉलिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 29 रुपये में 17-18 रुपये मेरे पास आते हैं, उसमें से लेट से 100 मेंबर भी बन गए तो 1700-1800 क्या मायने रखते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बस ये सिंबॉलिक ग्रोथ होगी, यूट्यूब की नज़र में ग्रोथ होगी कि एक चैनल है जो मेंबर्स को ज्वाइन करवा रहा है, यानी कि उसको देखने के लिए लोग पैसे भी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप समझ सकते हैं इस बात को। उम्मीद करता हूँ
कि आप ज्वाइन करेंगे जल्दी से जल्दी। अब एक और किस्सा जाते जाते हम बात कर लेते हैं, ये भी कुछ अजीब सा किस्सा था। ये किस्सा है अमर का। अमर कहते हैं कि उनके जो चाचा जी हैं वो पुलिस विभाग में काम करते हैं। अब उनके चाचा जी ठीक है, पारिवारिक अच्छा परिवार है, शादी हो चुकी है, लेकिन एक उनकी त्रासदी है, यानी कि उनके बच्चा नहीं हो रहा काफ़ी समय से, तकरीबन 10 साल उनकी शादी को हो चुके हैं। तो ये बस उनके मन में एक टीस थी, काफ़ी उन्होंने कोशिश की, दिखाया भी डॉक्टरी तौर पर भी, स्पिरिचुअल तौर पर भी, लेकिन कहीं पर भी उन्हें इस चीज़ का सलूशन नहीं मिला। शायद कहीं न कहीं दोनों पति पत्नी अब ये मान चुके थे कि उनकी किस्मत में औलाद है नहीं। लेकिन जहाँ पर इंसान हार मानना शुरू करता है और अगर उसके कर्मों में कुछ उसने अच्छा किया हो, तो भगवान उसको हारने नहीं देता। उसको कभी न कभी उसका फल मिल जाता है उसके कर्मों का। ऐसे ही जो इनके अमर के चाचा जी हैं वो कहीं किसी काम से जा रहे थे बाइक पर, तो अचानक जैसे ही बाइक उनकी एक झाड़ियों के पास से निकलती है तो ऐसा लगता है कोई रो रहा है बच्चा, बड़ा बड़ा बड़ी, जैसे बिल्ली की, जैसे आप समझते होंगे बच्चे और बिल्ली की जो बिल्कुल आवाज़ होती है तब तो एक जैसी होती है। इनको लगता है कि शायद बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन इनके मन में पता नहीं क्या आता है, बाइक रोकते हैं और झाड़ियों की तरफ जैसे जैसे जाते जाते हैं इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि ये क्या देखते हैं कि एक बच्चा, बिल्कुल ऑलमोस्ट नवजात बच्चा झाड़ियों में पड़ा हुआ है। अगर शायद कुछ मिनट यही ये ना आते या बच्चा नज़र में ना आता तो बच्चा मर जाता। ये जल्दी से बच्चे को उठाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, बच्चा ठीक था, कुछ ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन ये बच्चा था किसका, किसी को पता नहीं। फिर रिपोर्ट होती है पुलिस में और जो इनके सीनियर हैं वो उनको कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ है इसकी केयर वगैरह की जाए, लेकिन तुझे एक बात बोलूँ मैं, क्या तूने ये इसके बारे में सोचा नहीं कि भगवान ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है? तुम भी जानते हो कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप लीगली अडॉप्ट कर लो। जो इस बच्चे को झाड़ियों में रखकर चला गया है या चली गई है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इसको लेने आएगा? वो तो इसको मरने के लिए छोड़ गए हैं। इसको सही हाथों में इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक समझते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं, और जैसे पत्नी से बात करते हैं, बच्चा देखती हैं, पत्नी तो कहती है कि बस आज से ये हमारा बच्चा ही है। अब उस बच्चे को लीगली अडॉप्ट किया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा था ना, तो वैसे वैसे ये एक चीज़ नोट करती है कि बच्चा ना एक डायरेक्शन में देखकर हंस रहा होता है, कई बार कुछ इशारे कर रहा होता है। माँ के साथ तो प्यार था जो इन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन एक डायरेक्शन में देखकर धीरे धीरे हंसता है। फिर वो कई बार किलकारियाँ भी मारता है, कई बार वो रोता भी है, कई बार वो कोई इशारा भी करता है। तो ये बात इनको काफ़ी अजीब लगती है। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि कुछ बच्चों में कई बार कुछ हो जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कोई ऐसी समस्या नहीं, सब ठीक है, सब ओके है। तो फिर आखिर था क्या? ये तो तब पता लगना था जब बच्चा बोलने लग पड़े। अब धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसकी हरकतें वही रह रही थी। जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी सेंसेस में भी आना, बोलना तो ऑलमोस्ट शायद 2-3 साल की उम्र में या उससे पहले भी करना शुरू कर देता, धीरे धीरे तो तला के, लेकिन जब बिल्कुल सेंसेस में सोच समझ के बोलना शुरू करता है, तो फिर इनकी माँ ने पूछना शुरू किया कि बच्चा तू क्या देखता है? तो वो कहता है कि दूसरी मम्मी है ना, दूसरी मम्मी, मेरी दूसरी मम्मी। तो ये कहता है दूसरी मम्मी, अरे मैं तो उसकी माँ हूँ, ये क्या इसको नज़र आ रही है? लगता है फिर कि शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या निकलती नहीं। लेकिन हाँ, फाइंडिंग्स में डॉक्टर ये बताते हैं कि ये किसी एक ऐसी फिगर की तरफ देखकर बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसको तो दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही, और ये कहता है कि इसकी दूसरी मम्मी है। फिर अब इनको लगता है कि बात कुछ गड़बड़ है। फिर किसी बाबा जी के पास लेकर जाया जाता है, और जब वहाँ पर लेकर जाया जाता है तो तब परतें खुलती हैं। जब बाबा जी उसका उपचार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अचानक बाबा जी पर बाहर आता है, जैसे कि कोई उनसे काफ़ी नाराज़ है। तो फिर बाबा जी अब बात करते हैं कि वो अब तेरा बच्चा नहीं रहा, तू तो उसको मरने के लिए छोड़कर खुद मर गई। जहाँ पर है उसको वहाँ पर रहने दे, नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूँगा, और अगर कैद किया तो फिर मिलने को भी तरसेगी अपने बच्चे को। अब दोनों में बड़ी देर तक वार्तालाप होती रहती है, फिर सब शांत हो जाता है। फिर इनके माँ बाप को वो तांत्रिक बताते हैं कि जो ये बच्चा है ये बिन ब्याही माँ का बच्चा था। बच्चा हुआ, वो जो औरत है उसने
झाड़ियों में बच्चा फेंका और पास में ही जो नहर बह रही थी वहाँ पर छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन जब उसने छलांग लगाई और जब वो डूब रही थी तब उसको शायद एहसास हुआ कि उसे नहीं मरना चाहिए था। वो तो मर जाएगी लेकिन बच्चा भी तो मर जाएगा। वो चाहती तो उस बच्चे को पाल सकती थी, लोगों के ताने सुन के ही सही, लेकिन पाल तो सकती थी। लेकिन मरते मरते उसकी ये इच्छा रहेगी कि उसको नहीं मरना चाहिए था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। नदी के बहाव में वो बह गई। उसके बाद तब से उसकी आत्मा इस बच्चे से अटैच है। वो उस बच्चे की केयर करती है। वो कह रही है कि वो तुमसे बहुत खुश है, यानी कि इनके माँ बाप से, कि तुमने उसे सगे बच्चों से भी ज़्यादा मिलकर पाला है। मैं देखती हूँ रोज़ कि तुम उसका कितना केयर करते हो, लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ। नेचुरली बात है, सुसाइड था, तृप्ति तो मिलनी नहीं थी, तो मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ जब तक उसकी असली उम्र जो थी वो नहीं भुगतेगी और वो उस लोक से इस लोक से नहीं जाएगी। लेकिन इस चीज़ का बच्चे पर असर तो पड़ रहा था। बच्चे को वो दिख रहा था जो आम इंसानों को नहीं दिखता, और इस बच्चे को इस चीज़ को लेकर समस्याएं आ सकती थी काफ़ी। तो फिर तांत्रिक के समझाने पर वो आत्मा मानी कि वो इसको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब तक वो अपनी पूरी उम्र नहीं भोग लेगी तब तक वो अंग संग रहेगी। शायद अमर कहते हैं कि मेरा भाई ये, हमने कभी ये नहीं किया कि अडॉप्ट किया, और ये भी जब पता लगा कि बिन ब्याही माँ का बच्चा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा प्रिय भाई है, बहुत प्यार करते हैं हम उससे। लेकिन हमें ये पता है कि आज भी उसके साथ उसकी असल माँ किसी ना किसी रूप में, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो उस बच्चे को, वो सबको देख रही होती है। काफ़ी वियर्ड है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ ही हाइप, जैसे मैंने कहा, कर दीजिएगा, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कि कैसा आपको लग रहा है आज का ये एपिसोड। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।